दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ पर लगाम कसनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुरेखा जब नवीन के साथ शादी करके ससुराल आई थी तो उनका बहुत बड़ा पुश्तैनी मकान और 20 एकड़ खेतों की जमीन थी। सुरेखा का पति नवीन डाकखाने में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। सुरेखा की ससुराल में उसके बूढ़े सास ससुर थे। नवीन उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करने के लिए उसने सुरेखा को गांव में ही अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और स्वयं शहर नौकरी पर चला गया। शादी के बाद 4 सालों में सुरेखा ने समय समय पर 2 बेटों को जन्म दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन शहर से खबर आई कि नवीन का हृदयघात से निधन हो गया। सुरेखा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुरेखा के बुजुर्ग सास ससुर यह घटना सहन नहीं कर पाए और वह बीमार पड़ गए। सुरेखा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे डाकखाने में उसके पति की जगह पीएन की नौकरी मिल गई, जिसके सहारे वह अपने दोनों बेटों का पालन पोषण कर सकती थी। जवान बेटे की मृत्यु का आघात सुरेखा के ससुर अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह भी स्वर्ग सिधार गई। सुरेखा को नौकरी करने के लिए शहर आना था, इसीलिए वह अपनी बुजुर्ग सास और दोनों बेटों के साथ शहर आकर रहने लगी। सुरेखा ने जिंदगी के सभी दुखों का सामना किया। इसमें सुरेखा के मायके वालों ने भी उसका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे सुरेखा की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। दोनों बेटे बड़े होने लगे। कुछ सालों बाद सुरेखा की सास भी स्वर्ग सिधार गई। अब सुरेखा की जिंदगी का मकसद अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और उनका भविष्य बनाना था। गांव का पुश्तैनी मकान ऐसे ही पड़ा था और जमीन बटाई पर दे रखी थी। सुरेखा की मेहनत रंग लाई और उसके दोनों बेटों ने पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल की। सुरेखा ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया और बहुओं के रूप में घरेलू लड़कियां चुनी। सुरेखा जी स्वयं कामकाजी महिला थी, परंतु उन्होंने बहू के रूप में हाउसवाइफ को ही चुना। वह चाहती थी कि शुरुआत में बच्चों को माँ का प्यार मिलना चाहिए। सुरेखा जी के बेटे अच्छा कमा लेते थे, इसीलिए बहुओं का नौकरी पर होना कोई ज़रूरी नहीं। अब सुरेखा जी भी 60 साल की हो चुकी थी। 2 महीने पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। सुरेखा जी 60 साल की थी, परंतु अभी भी 50 से कम की ही लगती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमेशा ही व्यस्त रखा और रिटायरमेंट के बाद भी स्वयं को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने शाम को योगा क्लासेस ज्वाइन की। नियमित रूप से सैर के लिए जाना शुरू कर दिया और सोसाइटी में भी कमेटी की सदस्य बन गई। सुरेखा जी बुढ़ापे को आमंत्रित करना नहीं चाहती थी, बल्कि हर समय किसी न किसी कार्य में संलग्न रहना चाहती थी। परंतु आजकल दोनों बेटे और बहुओं का व्यवहार उनके प्रति बदलता जा रहा था। सुबह शहर से लौटी तो बड़ी बहू नमिता ने सुरेखा जी को चाय पकड़ाते हुए कहा, माँ आप आज कुछ देर बच्चों को संभाल लेना, हम दोनों आज किट्टी पार्टी में जा रहे हैं। सुरेखा जी ने कहा, परंतु बच्चे तो पहले भी रहते थे, तुम उन्हें कामवाली के भरोसे छोड़कर जाती थी या फिर साथ लेकर? बड़ी बहू ने पलटकर जवाब दिया, माँ तब आप घर पर नहीं होती थी, मजबूरी होती थी हमारी बच्चों को साथ लेकर जाना, परंतु अब तो आप घर पर ही खाली रहती हो। 2-3 घंटे बच्चों को संभाल लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। सुरेखा जी सबके बदलते व्यवहार से अनजान थी। पति की मृत्यु के बाद अकेले ही दोनों बेटों की परवरिश की, अपने पैरों पर खड़ा किया। अब तब इतनी अधिक तकलीफ नहीं हुई जितनी आज हुई। जब बड़ी बहू नमिता ने उन्हें पलटकर जवाब दिया, सुरेखा जी ने अधिक बहस करना उचित नहीं समझा और कहा, बेटा चली तो जाना, परंतु समय पर वापस आ जाना। 5 बजे मेरी योगा क्लास है और 6 बजे सोसाइटी की मीटिंग भी। दोनों बहुओं ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। शाम के 6 बजने को आए थे, परंतु दोनों बहुओं का फ़ोन नहीं लग रहा था और न ही दोनों वापस लौट कर आई थी। सुरेखा जी अपने दोनों पुत्रों को कामवाली के पास छोड़कर सोसाइटी की मीटिंग में चली गई। मीटिंग अटेंड करने के बाद घर लौटी तो दोनों बेटे और बहुओं के मुंह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई तूफान दस्तक दे रहा। सुरेखा जी सोफे पर बैठी ही थी कि बड़े बेटे अखिल ने कहा, माँ इतनी भी क्या जरूरत थी जो बच्चों को कामवाली के सहारे छोड़कर चली गई।
जीवन में पहली बार बेटे अखिल ने अपनी माँ से इस तरह से बात की थी। तभी छोटा बेटा निखिल भी बोला, माँ, आपकी पूरी उम्र बाहर निकल गई। उम्र भर तो आप शहर की सड़कें नापती रही। अब पूजा पाठ की उम्र है, घर बैठो ताकि तुम्हारी बहुओं का कुछ आराम मिल सके। तुम बच्चे संभालने में उनकी मदद कर दिया करो। इस उम्र में योगा क्लासेस तो कभी सोसाइटी की सदस्यता क्या, यह सब छोड़ो। यह सब अब घर के बड़े बुजुर्ग की जिम्मेदारियां संभालो। अपने दोनों बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सुरेखा जी हैरान रह गई। सुरेखा जी ने कहा, वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों पिछले 8 वर्षों से कमा रहे हो, परंतु तब तो एक बार भी मेरा हाथ पकड़कर नहीं कहा, माँ अब तो नौकरी छोड़ दो और घर बैठकर आराम करो, क्योंकि तब तुम्हें मेरी तनख्वाह आती दिख रही थी। तुम्हें मेरी तनख्वाह का लालच था। 2 महीने पहले तुम्हारी माँ का इस उम्र में नौकरी जाना ठीक था, परंतु अब 2 महीने बाद योगा क्लास जाना उचित नहीं। घर गृहस्थी के कार्यों में मैं पहले से ज़्यादा हाथ बटाती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी 24 घंटे की गुलामी करूँ तो यह मुझसे नहीं होगा। सुरेखा जी की ऐसी बातें सुनकर उनके दोनों बेटों के मुंह बन गए और वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में चले गए। इसके 2 दिन बाद तक किसी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। रात को डिनर टाइम पर भी सभी चुपचाप अपना डिनर करके सो गए। आज सुरेखा जी की कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसीलिए उन्हें लेटने में परेशानी हो रही थी। सिकाई के लिए पानी गर्म करने के लिए वह रसोई में जाने लगी तो बड़े बेटे के कमरे से आ रही धीमी धीमी आवाज़ें सुनकर जरा रुक गई। बड़े बेटे के कमरे में दोनों बेटे और बहुएं जमा थी। सुरेखा जी की बड़ी बहू नमिता ने कहा, मम्मी जी किसी की सुनने वाली नहीं, उन्हें ऐसे काबू नहीं किया जा सकता, थोड़ा सोच समझ कर काम लेना होगा। बड़े बेटे अखिल ने कहा, नमिता ठीक कह रही है। माँ के पास बाबूजी का पुश्तैनी मकान और 20 एकड़ ज़मीन है जो सोने के भाव बिकेगी। हमें माँ के मन को दुखाने की बजाय आराम से काम लेना होगा। पहले उनसे ज़मीन अपने नाम करवा लेते हैं और हो सका तो गांव की ज़मीन बेचकर शहर में प्रॉपर्टी ले लेंगे, क्योंकि अब वह ज़मीन हमारे किसी काम की नहीं। हम दोनों में से कोई खेती तो करेगा नहीं, फिर उस ज़मीन का क्या फ़ायदा। छोटी बहू राशि ने कहा, माँ का क्या करना है, वह तो 60 की उम्र में भी रोज़ सैर सपाटे और सोसाइटी से जुड़कर अपने आप को 18 साल की नौजवान समझ रही है, उन पर लगाम कसनी पड़ेगी। छोटे बेटे निखिल ने कहा, पहले ज़मीन जायदाद का काम निपटा लो, उसके बाद माँ को वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी कर देंगे। वहाँ पर आराम से रहेगी और रोज़ रोज़ की चिक चिक से हमारा भी पीछा छूटेगा। उन्हें कितना भी समझाओ वह घर में नहीं बैठेगी, उनके लिए वृद्धा आश्रम ही सही रहेगा। चारों बच्चों ने प्रॉपर्टी हथिया कर अपनी माँ बुजुर्ग माँ को वृद्धा आश्रम भेजने की साजिश पर अपनी मोहर लगा दी। बहू बेटों की ऐसी बातें सुनकर सुरेखा जी के पैर जम गए और थके हुए कदमों से अपने कमरे में जाकर लेट गई। नींद कोसों दूर थी। रात भर सोचती रही, क्या वृद्धा आश्रम जाने के लिए ही मैंने इतने पापड़ बेले थे? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा किया था कि आज जब मैं बुजुर्ग हो जाऊं तो वह मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आई? सुरेखा जी ने सोचा, भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना हो। उन्हें दबाने की क्या जरूरत है? उनके पास पेंशन आती जिससे उनका घर खर्च आराम से चल सकता है, परंतु बहू बेटों को सबक सिखाना भी जरूरी है। अगले दिन सुबह सुरेखा जी की बड़ी बहू नमिता चाय लेकर सुरेखा जी के कमरे में आई तो उन्होंने उससे कहा, जरा अखिल और निखिल को बुला दो। नमिता अखिल और निखिल को आवाज़ लगाकर वहीं पर कमरे में ही खड़ी रही। वह भी सास और उनके बेटों की बातें सुनना चाहती थी। अखिल और निखिल के आने के बाद सुरेखा जी ने कहा, बेटा मैं गांव जाना चाहती हूँ। आज रात को मुझे कुल देवता के दर्शन दिए थे, वह अपना चढ़ावा मांग रहे। बहुत दिन हो गए विधि विधान से पूजा नहीं की। तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद हम शहर आ गए और फिर कभी गांव में रुकने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं सोच रही थी कि एक बार विधि विधान से कुल देवता की पूजा करवा दूं, इसीलिए तुम मेरा गांव जाने का बंदोबस्त कर दो। अखिल और निखिल दोनों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। उन्होंने सोचा कि जब तक माँ कुल देवता की पूजा पाठ में बिजी रहेंगी तब तक वह भी गांव में जमीन जायदाद को बेचने की कार्रवाई पूरी कर लेंगे। अच्छा मौका है, गांव में कोई अच्छा खरीदार मिला तो जल्दी ही जमीन का काम भी निपटा लिया जाएगा। सुरेखा जी ने कहा, मैं कल ही गांव जाना चाहती हूँ। गांव में पहुंचकर सारे इंतजाम कर लूँगी।
जिस दिन कुल देवता की पूजा रखूंगी उस दिन तुम सब भी आ जाना। निखिल ने माँ को गांव भेजने के लिए गाड़ी बुक कर दी। सुरेखा जी ने अपना जरूरी सामान, पैसे और सभी जेवर अपने साथ रख ली। ऊपरी मन से दिखावा करते हुए निखिल ने कहा, माँ मैं तुम्हें गांव छोड़ने चलता हूँ, परंतु मेरे ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। सुरेखा जी ने भी झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम सब बाद में आ जाना। सुरेखा जी बरसों बाद गांव पहुंची तो आस पड़ोस के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। शुरू के 2-3 दिन गांव के पुश्तैनी मकान की साफ सफाई में गुजरे। रसोई का सामान पहले ही मौजूद था, सिर्फ राशन पानी लाना था। गांव में सभी लोग एक दूसरे की बढ़ चढ़कर मदद करते और इसी का फायदा हुआ सुरेखा जी को। गांव के लोगों ने देखते ही देखते सुविधा की हर चीज जुटा दी। सुरेखा जी अपने पुश्तैनी मकान में आराम से रहने लगी। अपना खाना स्वयं बनाती और दिन भर गांव की बुजुर्ग औरतों के साथ पीपल की छांव में वक्त गुजारती। कभी किसी के घर से चाय बनकर आती तो किसी के घर से गर्म पकोड़े, लस्सी, दूध, मक्खन तो पड़ोसी सुरेखा जी को ऐसे ही अपनेपन के भाव से ही दे जाते। सुरेखा जी गांव में खुशहाल जीवन बिताने लगी। करीबन 1 महीना बीत गया। बेटों को अपनी गृहस्थी से फुर्सत मिले तो एक दिन अखिल ने फोन किया, माँ तुमने कुल देवता की पूजा कब रखी? हम सब इंतजार कर रहे हैं। कुल देवता की पूजा करवाकर आप हम सब के साथ ही वापस शहर लौट आना। सुरेखा जी अपने बेटे के दिखावटी भाव से बहुत आहत हुई। आज उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब कभी शहर नहीं लौटूंगी, मैं अपने गांव में खुश हूँ। निखिल ने कहा, माँ तुम यह सब क्या कह रही हो? इस उम्र में अकेली रहोगी तो समाज क्या कहे? सुरेखा जी ने एक बार फिर दृढ़ स्वर में कहा, वाह बेटा, जब तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया कर मुझे वृद्धा आश्रम भेजोगे तब समाज क्या कहेगा? यह तुमने नहीं सोचा? तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं? मैंने तुम चारों की सारी बातें सुन ली थी और अब तुम मेरी सुनो। मैं अब शहर कभी नहीं लौटूंगी। मेरे पास मेरे पति की भरपूर संपत्ति है, मेरे पास मेरी पेंशन भी, जिससे मेरा अच्छा गुजर बसर हो सकता है। तुम जैसे स्वार्थी बेटों की मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे पास मेरा भरा पूरा गांव है जो हर कदम पर मेरे साथ है। यह मेरी कर्म भूमि है, यही मेरी रणभूमि है। यहीं पर मैं बरसों पहले 7 फेरे लेकर तुम्हारे पिताजी के साथ आई थी। इसी कर्म भूमि ने मुझे लड़ना सिखाया और लड़कर जीतना भी सिखाया। अब मैं यहीं रहूंगी। सुरेखा जी की बातें सुनकर निखिल शर्म से पानी पानी हो गए। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। इसके बाद सुरेखा जी के बेटों की गांव में लौटने की कभी हिम्मत नहीं हुई। सुरेखा जी ने गांव का पुश्तैनी मकान आंगनबाड़ी के लिए दान कर दिया और उसके बाद उसके एक कमरे में स्वयं रहने लगी। 20 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन गांव में गौशाला बनवाने के लिए दान कर दी। बची हुई 10 एकड़ जमीन दोनों बेटों में 5-5 एकड़ बांट दी। सुरेखा जी के पास जीवन यापन के लिए उनकी पेंशन थी। साथ ही उन्होंने गांव के लिए इतना दान पुण्य किया, इसीलिए गांव वालों ने अंतिम समय तक उन्हें पलकों पर बिठा कर रखा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।